नमस्कार साथियों, मैं निरंजन रंगमंच संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय भाषाओं के रंगमंच के अंतर्गत बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार बादल सरकार द्वारा रचित नाटक पगला घोड़ा के द्वितीय अंक पर आचार्य प्रोफेसर मलिक से बात करने जा रहे हैं। द्वितीय अंक, स्थान वही, पर्दा खुलने पर अपनी जगह पर लड़की दर्शकों की ओर मुंह करके बैठी है। लड़की, कैसी लगी कहानी? मालती की कहानी बड़ी प्यारी है ना? मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन लोगों की कहानियाँ भी हैं, एक एक आदमी की एक एक कहानी। एक साथ सब सुनने से शायद उतनी अच्छी न लगे, कुछ कुछ मिलती जुलती सी है ना, पर मुझे इनमें से हर एक कहानी अच्छी लगती है, समान रूप से अच्छी लगती है, बार बार सुनने का मन करता है। प्रेम कहानी है ना? हाँ, प्रेम कहानी, प्यारा सा शब्द है ना प्रेम? ठीक उस आग की तरह जलाता भी है और जुड़ाता भी है। यदि ऐसा न होता तो अच्छा, यह पीड़ा, यातना, जलना, यह सब एकदम फालतू बात है। इनमें से कोई भी मतलब की बात नहीं, असल बात नहीं है। मरने पर तो जलना ही होगा। वैसे अभी मैं जल रही हूँ, पर यदि केवल यह जलना ही रहे, केवल यही, तो ओह, दोनों हाथ से मुंह ढककर बैठ जाती है। कमरे के भीतर धीरे धीरे रोशनी होती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। बादल सरकार ने इस नाटक में हर वर्ग की लड़की और हर वर्ग के पुरुष का प्रेम दिखाया है। ये लड़की कहती, अगर चिता में जलना ही सिर्फ जलना जीवन में रहे तो जीवन का कोई हासिल नहीं है। जीवन के ऊपरी और बाहरी रंग में रंगे हम लोग प्रेम की आत्यांतिक शक्ति से प्रायः अनभिज्ञ ही रहते हैं। जैसा कि मैंने काराकुंती की नाटक में लिखा था कि प्रेम ज्योति है, प्रेम शक्ति है, प्रेम भक्ति है मन की, प्रेम लालसा, प्रेम पिपासा, प्रेम तृप्ति जीवन की, प्रेम फांस है, प्रेम सांस है, प्रेम आस कण कण की, प्रेम प्रेय है, प्रेम श्रेय है, प्रेम मुक्ति मरण की, और प्रेम भूल है, प्रेम शूल है, प्रेम फूल जीवन का, प्रेम कूल हृदय सागर का, प्रेम मूल सृजन का। ऐसे प्रेम से हमारा कोई परिचय नहीं हो पाता। इस लड़की का भी आंशिक रूप में भी परिचय नहीं हो पाया, क्योंकि जिसके साथ इसका विवाह किया गया उसे इसने कभी देखा नहीं। वो एक पागल पुरुष था। जिसे इसने देखा, जो इसे भोगना चाहता था, वो एक वृद्ध पुरुष था जिसके साथ इसका प्रेम हो ही नहीं सकता था। इसलिए प्रेम के वास्तविक स्वरूप से ये लड़की पूर्णतः अनभिज्ञ रही है। यही कारण है कि कहती है कि प्रेम की आग भी जलाती है लेकिन जुड़ाती भी है, जी में अच्छा भी लगता है। सारी शक्तियाँ मनुष्य के भीतर में आविर्भूत हो जाती हैं और उन शक्तियों के आविर्भूत होने से अपने जीवन को भी मनुष्य दांव पर लगा देता है। इसने ऐसा कोई प्रेम देखा नहीं, इसलिए कहती, अगर चिता का जलना ही जलना जीवन में रहे तो उसका कोई हासिल, जीवन का कोई हासिल है नहीं। दोनों हाथ से मुंह ढककर बैठ जाती है। कमरे के भीतर धीरे धीरे रोशनी होती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। लड़की, शाम के समय आसमान किस तरह धीरे धीरे रंग बदलता है। मेरे कमरे की खिड़की पश्चिम की ओर थी। बचपन से ही हर शाम को मैं खिड़की में खड़ी होकर आसमान का रंग बदलना देखा करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 15 साल की उम्र तक रोज़, हाँ सच, रोज़ शाम को उसी खिड़की में खड़ी होकर मैंने आसमान को देखा था। उसके बाद 3 साल तक नहीं देख पाई। कमरे में खिड़की ही नहीं थी। पूरब पश्चिम की तो बात ही क्या, बाहर की ओर जितनी खिड़कियां थी बंद थीं। सब में धुंधला शीशा लगा हुआ था। रोशनी आती थी पर दिखलाई कुछ भी नहीं पड़ता था। ओह, शाम के समय आसमान देखने के लिए मैं कैसा छटपटाया करती थी। मन करता था काश एक दिन, एक शाम पश्चिम की ओर की एक खिड़की खुल जाती तो जी भरकर आसमान के उस रंग को। बचपन से लेकर 15 वर्ष तक अपने टूटे फूटे घर में ही सही, लेकिन इसके घर में पश्चिम की ओर खुलने वाली खिड़की थी जिससे इसने हमेशा आसमान को देखा है। ये खिड़कियाँ और सीखचे बनाने वाला समाज है। उसके बाद इसका विवाह कर दिया गया और इसको अपशकुनी समझकर कैद कर दिया गया
क्योंकि इसका पति पागल था और वो कहीं चला गया, इसलिए सज़ा तो इसी को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसके साथ विवाह होने के कारण वो चला गया। ऐसी मानसिकता उनकी है और इसलिए कोई खिड़की नहीं खुलती थी। लेकिन मन इसका देखिए, छटपटाता था आसमान देखने के लिए, कभी नहीं छटपटाया पुरुष का संसर्ग करने के लिए, कभी नहीं छटपटाया अपनों से मिलने के लिए। ये प्रकृति के साथ जो मनुष्य का तादात्म्य है, ये हमारी संस्कृति में ऋग्वेद में कहा गया है कि ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है, एक शरीर है। इसमें जहाँ भी कुछ घटित होता है उसका प्रभाव हर कुछ पर पड़ता है, सभी जगह पड़ता है। उस आसमान को इसने देखा था जो खुला था, उन्मुक्त था, और जहाँ सूर्य के तिरोभूत होने से धीरे धीरे संध्याकालीन सूर्य का रंग बदलना प्रारंभ होता था और अंततः रजनी छा जाती थी और सूर्य डूब जाता था। वो तमाम लाल, पीले, सुनहरे रंग इसने अपने जीवन में देखे थे जो इसने 3 साल तक नहीं देखे। अब 3 साल के बाद लौट कर आई है, वो खिड़की टूट चुकी है, मतलब सीखचे भी नहीं बचे हैं। खिड़की का टूट जाना मतलब सामाजिक उस बंधन का टूट जाना भी है जिसमें इसे कैद किया गया था। और आसमान देखने का रंग इसके मन से कुछ फीका हुआ है। आसमान देखकर इसको तृप्ति तो अवश्य मिलती है, आसमान इसको भरता भी है, लेकिन फिर भी मन में जो खाली स्पेस है वो किसी ना किसी तरह इसको इतना बींधता है, इतना बींधता है कि अंततः ये मृत्यु को गले लगा लेती है। सातु, अच्छा कार्तिक बाबू, आप तो बहुत दिनों से इस काम में है ना? कार्तिक, हाँ, करीब 26 साल हो रहे हैं। सातु, आपसे कभी दवा देने में कोई भूल नहीं हुई? भूल होगी क्यों नहीं, ना जाने कितनी हुई, पर हाँ, ऐसी भूल कभी नहीं हुई कि रोगी मर ही जाए। सच पूछिए तो तेज जहर का तो बहुत काम पड़ता नहीं। सातु, थोड़ा बहुत पड़ता है। सातु, 28। नहीं साहब, अभी तक वैसी जरूरत कभी नहीं पड़ी। शशि, मुझे पड़ती यदि बीबी खुद ही रिहा न कर गई होती तो। सातु, अच्छा, आपसे कभी किसी ने जहर मांगा है? कार्तिक, दृढ़ स्वर में, नहीं, लड़की पर रोशनी पड़ती है। अब ये झूठ बोल रहा है तो इसके अंतरतम में लड़की उदीयमान हो उठती है, क्योंकि वो बार बार इसके पास आई है जहर मांगने के लिए। सातु, कोई मांगता तो क्या करते? कार्तिक, ना देता। लड़की, क्यों? कार्तिक, खून खराबे में मैं नहीं पड़ता। सातु, नहीं नहीं कार्तिक बाबू, मैं खून की बात नहीं करता। मान लीजिए कोई अपने लिए ही चाहता तो? कार्तिक, तनिक हंसकर, तब भी ना देता। लड़की, हाँ, न देते, पर उसके बदले में कुछ और देते। शशि, मान लीजिए उसे बहुत ही जरूरत होती, जिंदगी से मौत यदि उसके लिए अधिक अच्छी होती तो? कार्तिक, जिंदगी से मौत कभी अच्छी नहीं होती। ये बादल सरकार का दृष्टिकोण है और ये भारतीय मनीषा का भी दृष्टिकोण है। ये भारतीय दर्शन में भी व्याख्यायित है कि मृत्यु जीवन की अपेक्षा कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पार का रहस्य हम नहीं जानते, है ना। हमने जितनी परिकल्पनाएं की हैं, तमाम परिकल्पनाएं जीवन के भीतर की हैं। मृत्यु को देखने की कोशिश की है तो जीवन में देखने की कोशिश की है, जीवन के पार की बात हम नहीं जानते। इसलिए जिस जीवन में सब कुछ संभव है, जिस जीवन में हम पूर्ण तृप्ति हासिल कर सकते हैं, जिस जीवन में समस्त सामाजिक, मानवीय प्रेय और श्रेय की प्राप्ति की जा सकती है, उस जीवन से अधिक उच्चतर, उस जीवन से अधिक श्रेयस्कर, उस जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मृत्यु हो ही नहीं सकती। ऐसी ही मान्यता इस कंपाउंडर कार्तिक की भी है। शशि, यह आप क्या कहते हैं कार्तिक बाबू? कार्तिक, ठीक ही कह रहा हूँ। मैं जो विश्वास करता हूँ वही कहता हूँ। शशि, यदि वह कुछ ऐसी तकलीफ भोग रहा होता? कार्तिक, हाँ, तकलीफ दूर हो सकती है, यह मैं मानता हूँ, पर हम लोग जिंदगी से मौत के अच्छी होने की बात कर रहे थे। जिंदा रहने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। शशि, मैं नहीं मानता। कार्तिक,
हंसकर, आपको मानने को कौन कहता है? मैं तो अपने मानने की बात कह रहा हूँ। आप लोग चीयर्स कहते हैं, मैं तारा तारा माँ कहता हूँ। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? शशि थोड़ा उत्तेजित होकर, किंतु मान लीजिए किसी की जिंदगी में इतनी तकलीफ हो कि उसके लिए जीने का। कार्तिक, लोगों की तकलीफ कम करने का जिम्मा तो मैंने लिया नहीं है। लड़की, और तकलीफ देने का, मालती की तरह तकलीफ देने का, क्या उसका जिम्मा तुमने किसी दिन नहीं लेना चाहा था? शशि, जिम्मा है या नहीं इसका निर्णय करने वाला कौन है? कार्तिक, खुद ही। निर्णय सही हो चाहे भूल, करने वाला तो व्यक्ति खुद ही होता है। सातु, आप लोगों ने तो जीवन दर्शन की बात शुरू कर दी। शशि हंसकर, अरे भाई, यह शमशान की महिमा है और ऊपर से शमशान काली का दिव्य प्रसाद। जीवन दर्शन की बात हो, इसमें ताज्जुब क्या है? इनके लिए गपबाजी, इनके लिए लफाजी ही शमशान काली का दर्शन है, और शमशान काली का प्रसाद इनके लिए क्या है? विलायती। जिस शमशान में आकर हर मनुष्य कुछ ना कुछ वैरागी हो जाता है, इनमें से एक भी कोई दृष्टिगत नहीं होगा आपको। यानी अधिक से अधिक उम्र, सबसे अधिक उम्र किसकी है? सातु की, 51। जी। और ये दूसरे 55 और 51 के बीच में, और एक वो है जो 30-32 साल का है, हिमाद्री। हिमाद्री। यानी 30 से लेके 52-51 साल तक की उम्र के ये लोग हैं जिन्हें अभी भी भोग से कहीं तृप्ति नहीं है। पुरुष के प्रतिनिधि हैं, ये हर वर्ग के प्रतिनिधि हैं। इनमें शमशान में बैठे हैं, एक कम आयु की लड़की को जलाने आया, 18 साल की लड़की को। किसी के मन में ये बात नहीं आती बिल्कुल भी कि आखिर उस लड़की को मरना क्यों पड़ा, ये हमारे समाज की इतनी बड़ी विडंबना क्यों है। एक भी इस सामाजिक मुद्दे को लेकर बात नहीं करता। हर एक अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने व्यक्तिगत आनंद को, अपने व्यक्तिगत किंचित संकीर्ण स्वार्थ से परिपूर्ण प्रेम को लेकर बात करते हैं, या एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं। जिस समाज का, पुरुष समाज जो कायदे कानून बनाता है, जो तमाम कायदे कानूनों को इम्प्लीमेंट करता है, क्रियान्वित करता है, वो इतना असंवेदनशील होगा तो उस समाज का हश्र क्या होगा? चिता में ही होगा ना। जी। तो यहाँ हमें बौद्धिक क्षमता और भावात्मक क्षमता का, जो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, दोनों के बीच में संतुलन का अभाव दृष्टिगत होता है। पहले हमने इस संतुलन का अभाव देखा स्त्री पात्रों के बीच, जो कि अधिक भावात्मक होती हैं। अब देखा हमने पुरुष के बीच, ये पुरुष पात्र कैसे हैं? अधिक उपभोक्तावादी हैं। ये बौद्धिक भी नहीं कहे जा सकते, बौद्धिक होते तो चिंतन करते, है ना। ये उपभोक्तावादी हैं। और लड़कियां जो जितनी आई हैं, जो हमारे समाज का अटूट हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, वो कैसी हैं? वो समर्पिता हैं, भावात्मक सत्ता के प्रति पूर्णतया समर्पिता हैं। तो दोनों ही गलत है। इस अर्थ में ये नाटक बौद्धिक और भावात्मक, हृदय और मस्तिष्क दोनों के बीच एक संतुलन की मांग करता है, एक सामंजस्य की मांग करता है, एक समन्वय की मांग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जहां सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो, जहां सबका कर्म मानवीय हित में ही किया जाए और मानवीय हित में ही उसकी व्याख्या या उसकी उपादेयता सिद्ध हो। अन्यथा तो कुरुक्षेत्र के भीष्म की तरह समाज की दो फांक होगी। जैसे वो कहते हैं ना कि धर्म अर्थ दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निर्णय था, दिया एक को देह दूसरे को दे दिया हृदय था। जब आप इस तरह से विभाजित करेंगे अपने आप को तो युद्ध होगा ही। फिर युद्ध को कौन टाल सकता है? तो त्रासद स्थितियां उत्पन्न ही होंगी। तो कारुणिकता कैसे समाज से विदा हो सकती है? पीड़ा, उत्पीड़न, शोषण, दलन, ये सब चलता ही रहेगा अगर हम इस तरह से द्विधा विभाजित करेंगे अपने आप को। तो इसमें ये जो विभाजन है ये स्पष्ट दृष्टिगत होता है। एक उपभोक्तावादी है, स्वार्थी है, और दूसरा समर्पित है, भावात्मक है। तो दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। सातु, तो हो ना, थोड़ा ज्ञान लाभ ही किया जाए। मेरी जिंदगी तो भाग दौड़ में ही बीती, कभी उस पर रुककर गौर करूं इस तक की फुर्सत नहीं मिली।
कार्तिक, जीवन न सही, आपने मौत तो देखी है। सातु, मौत तो बराबर ही चारों ओर देखता रहता हूँ। कार्तिक, इस तरह नहीं, खूब अच्छी तरह देखी है। सातु, इधर उधर करते हुए, हाँ शायद वह भी देखी है, कम से कम एक बार तो देखी ही है। कार्तिक, उस समय जीवन को नहीं देखा था। सातु, धीरे धीरे, शायद देखा था। हो सकता है कि आपकी बात ही ठीक हो, मौत को देखने पर ही शायद जिंदगी को देखा जा सकता है। लड़की, जिंदगी, मौत, जीवन, मरण, किंतु मरण में भी यदि जीवन न दिखे, न उभरे, यदि मरण केवल मरण ही रह जाए। सातु, देखकर अच्छा नहीं लगा था। कार्तिक, अच्छा लगने की बात तो नहीं हो रही है, बात केवल देखने की हो रही है। शशि, क्यों? आपने ही कहा ना कि जिंदगी से अच्छी और कोई चीज नहीं है। कार्तिक, हाँ जरूर कहा है, अब भी कहता हूँ। शशि, बात कुछ उल्टी पुल्टी सी नहीं लग रही है। कार्तिक, नहीं, उल्टी पुल्टी क्यों होगी, अच्छा लगना है और अच्छा होना लगना और अच्छा होना दोनों में अंतर होता है। देखिए, अच्छा लगता है मुझे फूलों को देखना, पक्षियों को देखना, पक्षियों का कलरव, ये अच्छा लग सकता है, लेकिन उस स्थिति को बनाए रखने में एक होना पड़ता है ना। अच्छा लगता है मुझे किसी का आदर्शवादी होकर जीवन जीना, लेकिन उस आदर्श को अपने व्यक्तित्व में उतारना होना होता है। तो ये दोनों होने में और अच्छा लगने में अंतर है। अच्छा लगने में तो कुछ नहीं जाता, आपको कुछ भी अच्छा लग सकता है। कठिन से कठिन जीवन का जो दाव खेलकर ऊपर पहुंचते हैं, उनका खेल आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन अपनी तैयारी में उस दाव को खेलने की आकांक्षा को बनाए रखना, जिलाए रखना और उसे परिपूर्णता में प्राप्त करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो होना और दिखना, लगना और होना, इसमें बहुत भेद है। इसी भेद को कार्तिक कहता है कि सातु से जब पूछता है कि आपने मृत्यु देखी बहुत निकट से, तो क्या उसमें जीवन को नहीं देखा था? यानी जब इसने लक्ष्मी का शवदाह किया, तब इसको लगा कि क्या हश्र हुआ लक्ष्मी का, जिसका हीरे के उदाहरण से इसने बताया था ना जी। तो इसी बात को कहना चाहता है कार्तिक कि तब आपको नहीं लगा कि अगर ये लक्ष्मी जीती रहती, मतलब वो नहीं जानता लक्ष्मी के विषय में, लेकिन हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने नाटक पूरा देखा है और पढ़ा है ना। तो क्या अगर वो तुम्हारी जीवन संगनी बन के रहती तो क्या अच्छा नहीं होता? वो जीवन सुखकारी नहीं होता जिसे तुमने दूसरों को देकर वस्तु की तरह, कमोडिटी की तरह उसका जीवन समाप्त करवा दिया। ये कहने का अभिप्राय है। सातु, कार्तिक बाबू जाने दीजिए, आपका जीवन दर्शन मुझे बड़ा भारी पड़ रहा है। कार्तिक हंसकर, फिर भी आपने जीवन का कम से कम एक बार तो दर्शन किया ही है। लड़की, जीवन, जीवन क्या है, कोई मुझे समझा सकता है? पगला घोड़ा, मारा चाबुक दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीबी, आता है यह पगला घोड़ा। बीबी यदि रास्ता न छोड़े, यदि रास्ता छोड़कर न खड़ी हो, तो क्या उसके ऊपर से चले जाओगे? सातु, दर्शन करके केवल इतना समझ में आया कि जीवन का कोई सिर पैर नहीं होता है। लड़की, पगला घोड़ा, घोड़ा पगला गया है। सातु, जीवन केवल मौत ला सकता है। लड़की, बंदूक से मार दिया है। सातु, और किसी काम लायक नहीं है। कार्तिक, अरे वाह, यह काम क्या कोई छोटा काम है? लड़की, ऑल राइट, वेरी गुड। शशि चिढ़कर, कार्तिक बाबू आपने बहुत ज्यादा पी ली है, ना जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। देखिए, जैसे ये लड़की बीच बीच में आवाज़ आ रही है, तब वो उनके भीतर की ही आवाज़ है ना, कि जीवन सिर्फ मौत ला सकता है, तो बंदूक से मार दिया गया। यानी आसान लगता है बंदूक से किसी को मार देना। क्या आप एक जीवन बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। समाप्त कर सकते हैं, तो समाप्त कर दिया तो उसका रस और उसका सौंदर्य सब समाप्त हो गया। अगर आप जीवन पैदा नहीं कर सकते, तो ये हक आपको किसने दिया कि आप उसको समाप्त कर दें? ये हक हमने खुद अर्जित किया ना, मान लिया ना कि ये हमारा हक है। अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो गई, किसी के साथ आपकी नहीं बनती है, आप उसकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये हक आपको प्रकृति ने तो नहीं दिया, जिसने जीवन बनाया है
जिसने जीवन बनाया और जीवन का अटल सत्य मृत्यु बनाई है, लेकिन सबकी मृत्यु अलग अलग ढंग से होती है, एक सही समय पर होती है। आकस्मिक मृत्यु जो मनुष्य देता है वो तो मनुष्य का ही प्रपंच है ना, उसी प्रपंच को ये दिखा रही है कि ये मृत्यु पुरुष ही दे पाता है, स्त्री नहीं दे पाती। कार्तिक, वाह वाह, यदि ज्यादा पी लेने से ही ये सब आलतू फालतू बातें की जा सकती हैं तो गिलास उठाकर तारा माँ एक बड़ा सा घूंट लेता है। लड़की रोती सी आवाज में, पगला घोड़ा जरा मेरी ओर आओ, पुकार कर कहो न कि छोड़ रास्ता, खड़ी हो बीबी, मैं क्या बीबी नहीं हूँ। देखो ये इसके मन का दुख है कि मैं भी तो लड़की थी, मैं भी तो सुंदर थी, लेकिन कोई मेरी तरफ नहीं आया, लेकिन इसको परिवेश नहीं मिला ना। कितनी छोटी आयु में, 16 साल की आयु में इसका विवाह करके भेज दिया गया, वो भी एक पागल आदमी के साथ। गरीबी, जहालत और बदनसीबी को ही जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इसकी जिम्मेदारी हमारे समाज में लड़की होने को है। इसलिए कहता है ना कार्तिक कि लड़की का एकमात्र दोष ये था कि वो लड़की थी। मैं क्या इस आग में जलते जलते नहीं कह सकूंगी कि पगला घोड़ा ऑल राइट, वेरी गुड। लड़की अंधकार में खो जाती है, बाद की बातें अंधेरे में ही उसकी रुलाई में डूब सी जाती है। सातू, जरा देर बाद क्या हुआ? सब लोग अचानक एकदम चुप हो गए। कार्तिक, सोच रहा हूँ। देखो, ये सोच रहा हूँ और ये लड़की ने जो कुछ कहा ना, ये सब कुछ इसके भीतर था, कार्तिक के भीतर। हाँ, कार्तिक का ही अंतर्मन था वो, कि वो क्या लड़की नहीं थी जिसे किसी का प्रेम नहीं मिला, और मैंने प्रेम किया तो मैं कह नहीं सका। सातू, क्या सोच रहे हैं? जीवन मरण की बात? कार्तिक, हाँ भी और नहीं भी। सातू, मतलब? कार्तिक, अभी फिलहाल इस लड़की की बात सोच रहा था। सातू, इस लड़की? ओ, माने इस लड़की की? कार्तिक, हाँ। सातू, इस लड़की का किस्सा किसी तरह पूरा नहीं हो पा रहा है। कार्तिक, कहाँ तक सुन चुके हैं? सातू, वह भी तो ठीक से याद नहीं। बाप को लकवा मार गया, शायद यहीं तक तो सुना था। कार्तिक, हाँ, वह आज 4 साल से लकवे में पड़ा है। लड़की के ससुराल जाने के कुछ दिन बाद ही लकवा मार गया था। सातू, अवाक होकर, ससुराल? लड़की की शादी हो चुकी थी? कार्तिक, बाकायदा मंत्र पाठ वगैरह करके साबित दस्तूर सब हुआ था। सातू, तो वह विधवा? कार्तिक, ना, आवेगहीन व्यंग, विधवा क्यों होगी? सधवा। सातू, पर सिंदूर विंदूर तो कुछ नहीं देखा। सधवा के मरने पर उसे सिंदूर से रंग देते हैं। कार्तिक, उसे कौन रंगता? और रंग देने से ही क्या होता? सातू, उसके पति कहाँ हैं? कार्तिक, पति? हाँ, मंत्र पढ़कर ब्याह हुआ था तो पति तो है ही। आज कहाँ है नहीं मालूम, किसी पागल खाने में भी हो सकता है, घर में भी ताले चाबी में बंद हो सकता है। बहुत बड़ा मकान है, कोई परेशानी ना होती होगी। सातू, आई सी। कार्तिक, उनके घर एक ज्योतिषी आया करता था। सच पूछो तो उसकी परवरिश उन्हीं के यहाँ से होती थी। उसी ने गणना करके बताया था ब्याह हो जाने से लड़का ठीक हो जाएगा। ब्याह के दिन तक लड़के का पता था, पर उसके बाद वह ना जाने कहाँ गायब हो गया। लड़की ने उसे देखा ही नहीं। सुहाग रात के दिन भी वह लापता था। शशि, अचानक? अच्छा, उस ज्योतिषी की नौकरी अभी भी बनी है? कार्तिक, हाँ, शायद। अरे भाई, उसने कह दिया कि लड़की कुलक्षणी है तो क्या करें, बात खत्म। अब शायद दूसरी सुलक्षणी ढूंढ रहा होगा। शशि, आपको इतनी सब बातें कहाँ से पता चली? कार्तिक, हमारे डॉक्टर खाने में जितने मरीज आते हैं ना, उनमें बकबक करने की बीमारी सभी को होती है। शशि, उसके बाद क्या हुआ? कार्तिक, 3 साल तक ससुराल में कैद रहने के बाद एक दिन रात में वह भाग आई। ससुराल में मिले गहने को देकर उसने एक दरबान को पटा रखा था। उसी ने सब इंतजाम करके उसे यहाँ पहुँचा दिया। वह दरबान अब रिटायर करके जमीन जायदाद की देखभाल करता है। गहना कम नहीं था जो उसने पहले दिया था। वह भी रात के समय गांव के पास आने पर दरबान ने छीन लिया, इनाम के तौर पर। और क्या? सातू, बड़ा होशियार आदमी था। फिर? देखो, तकलीफ नहीं हुई किसी को, बड़ा होशियार आदमी था। मतलब उसने सब कुछ दे दिया था, जो गहना अपने पास बचा कर रखा था वो गहना भी उसने छीन लिया गांव के पास की, मैंने पहुंचा दिया तुम्हें यहाँ पर, अब जो तुम्हारे पास है वो भी मुझे दे दो। जबकि वो शर्त में नहीं ठहराया गया था।
उस लड़की की तकलीफ नहीं नजर आई है, बल्कि उसने कहा कि बड़ा होशियार आदमी था। तकलीफ में भी फायदा उठाने के। हाँ, मतलब किसी निरीह प्राणी को, किसी कमज़ोर व्यक्ति को और अधिक सताने में जो पुरुष सत्ता को, समाज को, जो पितृसत्तात्मक समाज को मज़ा आता है, उस मज़े का ये एक उदाहरण है कि बड़ा होशियार आदमी था। सातु लज्जित हंसी, नहीं, लोग कहते हैं ना कुत्ता बहुत दिनों तक पहचानता रहता है, इसलिए। लड़की, तुम गलत कह रहे हो, वह तुम्हें ठीक पहचानता था, एकदम ठीक पहचानता था। नहीं। सातु ओफ, ना हो तो गढ़कर ही कोई किस्सा सुना डालिए। ये सातू की पहचान जो है कुत्ते को, कहता है कुत्ता बहुत नमक हराम होता है ना। और सातू को कहता है कि 2 साल बाद मिला तो मुझे पहचानने से मना कर दिया, उसने पहचाना ही नहीं कुत्ते ने। बात सुनो, पहली बात तो ये कि कुत्ते को आपने पहचान लिया, कुत्ते ने आपको नहीं पहचाना, ये कैसे? दूसरी बात ये कि कुत्ते ने नहीं पहचाना, ये आपने मान लिया क्योंकि वो आपको काटने के लिए आ रहा था। क्यों आ रहा था काटने के लिए? उन कारणों को देखे बगैर आप चाह रहे हो कि वो आज भी वैसा ही व्यवहार करे, जबकि आपने उसके मालिक को मृत्यु के घाट उतार दिया है, तो वो कैसा व्यवहार करेगा? वो तो सही पहचान रहा है ना। आप उसको समझ रहे हो कि आपने कभी, आपके घर की उसको रोटी दी गई थी और रोटी देने वाले भी आप नहीं थे, वो भी लक्ष्मी थी, फिर आप चाहते हो कि वो कुत्ता आपके साथ वफादारी करे? शशि शिकायत के स्वर में, खाली मन भरा है, मन नहीं भरा है। घंटा कि मोची की कहानी सुनाता है ये, कि मोची उसको अपने आप को रूपांतरित करके मोची के रूप में कहानी सुनाता है कि 7 साल तक उसको देखता रहा, फिर उसका विवाह हो गया। वो लड़की जो जल रही है उसके संदर्भ में, कार्तिक क्योंकि उसको प्रेम करता था लेकिन नहीं कह सका अधिक उम्र होने के कारण, तो कहता है कि मोची का सारा मन भर जाता था उस लड़की से ही, इसलिए कभी मोची ने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि वही उसके मन में छाई रहती थी, वो उसके मन को भर देती थी। उसको देखे तो मन तृप्ति पाता था, नहीं देखे तो भी मन उसी में रमा रहता था। तो उस बात को लेकर कह रहा है कि मन भर देती थी घंटा, यानी ऐसे कोई मन भरता है? यानी मन तो भरता है उपभोग से, मन तो भरता है उसको भोग लेने से, ऐसे कोई मन भरता है? लेकिन ये हमेशा है कि भोग से तृषा जो है, प्यास जो है और अधिक बढ़ती है, कभी शमित नहीं होती। प्यास हमेशा जो शमित होती है, इस देह की हो या इस मन की हो, इस आत्मा की हो या प्राणों की हो, वो हमेशा त्याग से शमित होती है। सातु अच्छा, पहले यह बतलाइए कि प्रेम होता क्या है? लड़की माद्री से, तुम बतला दो ना मिली की कहानी, इन लोगों से कह दो ना। हिमाद्री बिना मुड़े, प्रेम प्रेम वह है जो आकाश पाताल के कुलाबे मिलवाता है, बेचैन करता है, तकलीफ देता है, फिर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करवाता है कि सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसके जीवन में ऐसा ही प्रेम आया है। उच्च वर्ग की लड़की मिली और ये लोअर मिडिल क्लास का, निम्न मध्य वर्ग का पुरुष, जो उसके घर ट्यूटर का काम करता था, उसके छोटे भाई को पढ़ाने का। ये चाहता था कि वो लड़की पूर्णतया इसके अनुकूल हो, जबकि वो लड़की एक उच्च वर्गीय परिवार के रहन सहन संस्कारों में बंधी हुई थी, जिसमें उसका बचपन बीता, किशोरावस्था बीती और अब यौवनावस्था में वो लड़की थी 20-22 साल की। वो कैसे 20-22 साल को पीछे छोड़कर एकाएक बदल सकती थी इसके अनुरूप? लेकिन इसको पूर्णतया प्रेम करती थी, पूर्णतया समर्पित थी इसके प्रति और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए कहता है कि प्रेम तो वह है जो आकाश और पाताल के कोलावे मिला देता है और अचानक से कुछ ऐसा कर देता है कि सब कुछ जलकर राख हो जाता है, क्योंकि इसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसके स्वरूप में। जबकि कैसा भी पुरुष हो, स्त्री एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन पुरुष को स्त्री कैसी चाहिए? अपने मनोनुकूल, जो मानदंड बना रखे उनमें फिट बैठी हुई, यानी एक काठ की गुड़िया जिसके सूत्र उसके हाथ में हो और कठपुतली हो, जब वो चाहे उसे नचाए, जब वो चाहे उसे थामे, जो चाहे उससे करवाए, ऐसी कठपुतली चाहिए उसको। लड़की, प्रेम में केवल ज्वाला है, केवल ज्वाला, और कुछ नहीं है। सब चुप रहते हैं, तीनों आराम में बैठे झूम रहे हैं। ये सब पुरुष ज्वाला ज्वाला कह रहे हैं प्रेम में, उसी बात को वो रिपीट कर रही है कि प्रेम में सिर्फ ज्वाला है, लेकिन उसने उस ज्वाला का अनुभव नहीं किया। उसने
शमशान की, चिता की ज्वाला का अनुभव किया है, तो इसलिए वो रिपीटेडली बोलती है इस बात को। हिमाद्री अचानक फिरकर अपने गिलास से एक घूंट पीता है। उसका मुंह विकृत हो उठता है और लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। तुम शराब पी रहे हो? जीवन में पहली बार तुमने आज शराब पी है, याद है? जिस दिन तुमने पहली बार मिली को। हिमाद्री विह्वल स्वर में, मिली? लड़की मिली बनकर खड़ी होती है। हिमाद्री धीरे धीरे उसके पास आता है। हिमाद्री, मिली? मिली क्या है? हिमाद्री और पास आता है, मिली को ध्यान से देखता है, मानो कुछ जानना चाह रहा हो। मिली की आंखों में भय है। क्या बात है हिमाद्री, बोलो। हिमाद्री, तुम कहाँ गई थी? मिली, डॉली के घर। क्यों? हिमाद्री, बड़ी रात हो गई है ना? मिली, बड़ी रात माने? हिमाद्री, 12 बज रहा है, तुम्हारे मम्मी डैडी सब सो चुके हैं। मिली, बनावटी स्वाभाविकता से। अच्छा तो क्या हुआ? मैं तो खाकर आई हूँ। मैं कह ही गई थी कि मुझे देरी होगी। डॉली की बर्थडे पार्टी थी ना? हिमाद्री, ओह पार्टी थी? मिली, हल्की हंसी। पार्टी मतलब 2-4 घनिष्ठ इष्ट मित्र थे। तुम अभी तक जग रहे हो? मिली आंचल से मुंह ढककर बातें कर रही है। हिमाद्री, मैं पढ़ रहा था। मिली, ओह अच्छा, गुड नाइट। चलूं, सो जाऊं? बड़ी नींद आ रही है, जाने लगती है। हिमाद्री, मिली सुनो। मिली, वहीं रुक कर। क्या? हिमाद्री, इधर आओ जरा। मिली धीरे धीरे पास आती है। क्या बात है, बोलो तो। मिली, क्यों, क्या हुआ? हिमाद्री, जानती हो घर में सब लोग सो गए हैं। मिली, हाँ तो क्या हुआ? हिमाद्री जरा हंसकर, ऐसे समय तुम मुझसे गुड नाइट करके इस तरह भागी जा रही हो, इसमें ताज्जुब हो रहा है। मिली सिर नीचा करके, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं हिमाद्री हठात मिली का मुंह दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर करता है। मिली के मुंह छुड़ाने से पहले ही हिमाद्री झुककर लंबी सांस लेता है और फिर चौंक कर पीछे हट जाता है। मिली डर जाती है। हिमाद्री, मिली तुमने शराब पी है? मिली, किसने कहा? हिमाद्री, इसी डर से भाग रही थी। मिली, हिमाद्री मैं पार्टी में जरा सी न लेती तो बड़ी अभद्रता होती। हिमाद्री, अभद्रता? शराब न पीना अभद्रता है? मिली, इसे शराब पीना नहीं कहते हिमाद्री। डॉली के ऑनर में एक आध ड्रिंक न लेने से डॉली। हिमाद्री केवल देखता रहता है। मिली डर के मारे बेचैन हो जाती है। मैं नहीं जाना चाह रही थी, मैंने बहुत ना किया, पर वे लोग जबरदस्ती मुझे। जबरदस्ती तुम्हें? हिमाद्री, मिली, अक्सर ही हम इस जबरदस्ती करते हैं, अक्सर ही इस तरह जबरदस्ती करते हैं। माने न पीने से ऐसी ऑफेंस मानते हैं कि हिमाद्री प्लीज तुम। हिमाद्री घूम जाता है। मिली उसे जबरदस्ती अपनी ओर घुमाती है, दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़कर वह बच्चों की तरह अनुनय करती है। मैं अब फिर कभी नहीं पीऊंगी, कभी नहीं, गॉड प्रॉमिस। हिमाद्री, गॉड प्रॉमिस। बहुत जोर से बोल गई थी, फिर संभल कर धीरे से, कभी भी नहीं हिमाद्री, प्लीज तुम गुस्सा मत हो। हिमाद्री प्लीज। हिमाद्री शांत स्वर में, मेरे गुस्सा होने ना होने से क्या आता जाता है मिली? तुम्हारी सोसाइटी में जो करना जरूरी है उसे तुम मेरी खातिर क्यों? मिली करुण स्वर में, हिमाद्री ऐसा मत कहो। तुम जानते हो कि ऐसा कहने के बजाय यदि तुम मेरे गाल पर 2 चांटे मारो तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो। हिमाद्री अचानक जिज्ञासा के स्वर में, मिली तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम मेरे तनिक से गुस्से से भी बहुत बहुत डरती हो, पर? मिली, सच मैं बहुत डरती हूँ। हिमाद्री, पर पार्टी में, अपनी सोसाइटी में तुम्हें मेरी बात एकदम भूल जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। मिली, कौन कहता है? हिमाद्री, उस समय तुम मेरे अच्छा या बुरा लगने की रत्ती भर भी परवाह नहीं करती। तुम्हारी नजरों में उसकी कानी कौड़ी भी कीमत नहीं होती, मानो तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। सातु, यह ज्वाला आती कहाँ से है? शशि, जिन लोगों ने प्रेम किया है उनकी बेवकूफियों से। सातु, सोचकर, मतलब प्रेम बेवकूफ लोग ही करते हैं। शशि, नहीं, प्रेम करके लोग बेवकूफ बन जाते हैं। यानी पहले समझदार होते हैं, प्रेम करके बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये अपने अनुभव से बोल रहा है, सच बात है ये। प्रेम करके बेवकूफ़ बन जाते हैं क्योंकि प्रेम पूरा कर ही नहीं पाते ना। ये सभी लोग, चारों पुरुष पात्र, सबने प्रेम किया है, लेकिन कहते हैं ना कि बंगाली आदमी का कैसा प्रेम किया है? मिन मिन,
वो खुद ही कहता है ना, ये सभी शिक्षित प्रशिक्षित हैं, सब कुछ है, भद्र लोग हैं, लेकिन भद्र लोगों का प्रेम कैसा होता है? मिन मिन प्रेम, बोला ना उसने, मिन मिन प्रेम। तो ये मिन मिन प्रेम करते हैं। लड़की, आखिरी दिन की बात याद आ रही है, आखिरी दिन की। हिमाद्री, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। शशि, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कार्तिक, ओ तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है, गाड़ी नहीं सो निश्चिंत भाव से चुस्की लेता है। हिमाद्री बरबराते हुए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ध्यान नहीं देता, लड़की मिली हो जाती है, आंखें सूनी हैं। हिमाद्री पास आता है। ऐसा नहीं होता मिली, ऐसा नहीं हो सकता। 2 सालों से बहुत बार बहुत तरह से कोशिश करके देख चुका हूँ, यह होने वाला नहीं है। मिली, सुने भाव से, मैं तुम्हें एकदम अच्छी नहीं लगती। हिमाद्री, नहीं मिली, नहीं, तुम जानती हो यह बात नहीं है। मैंने चेष्टा करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। और इसने बिल्कुल चेष्टा नहीं की है, कतई चेष्टा नहीं की है। इसने हमेशा चाहा है कि मिली बदले, वो उच्च वर्ग के तमाम संस्कार छोड़ दे जिनमें वो पली बढ़ी है, उस तमाम परिवेश को छोड़ दे, इसके अनुरूप एक आदर्शवादी इसकी प्रेयसी बनकर सामने आए, तब इसको एक्सेप्टेड है, अन्यथा इसको एक्सेप्टेड नहीं है। यही कारण है कि वो अपने जीवन का अंत कर देती है और ये चला जाता है। और अब ये कहता है कि गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उसने गाड़ी से एक्सीडेंट करके अपना जीवन समाप्त कर दिया है। मिली, चेष्टा, हाँ तुमने चेष्टा की है, पर मुझे एकदम बदल देने की, अपने समाज, अपने जीवन में एकदम मुझे मिला देने की, उसमें एकदम ढाल देने की। इसमें तनिक सा इधर उधर होने पर तुमने मुझे दूर कर दिया। हिमाद्री, मिली, कुत्ते की तरह मुझे दुरदुरा दिया। कुत्ते की ही तरह मैंने फिर से तुम्हारे पास आने की चेष्टा की, बार बार मैंने तुमसे भीख मांगी, पर तुमने एक बार भी मेरे जीवन, मेरी परिस्थितियों को समझने की चेष्टा नहीं की। हिमाद्री, नहीं की। मिली, कब की? मिली, नहीं, मेरी अब कोई दुनिया नहीं है। तुम्हारी दुनिया को मैं पूरी तरह नहीं स्वीकार कर सकी, यह सही है, पर अपनी दुनिया मैंने खो दी है। वैसे तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत बदला है ना। जिन दोस्तों के साथ सैर सपाटा करना, सभी बहुत रिच परिवार की है वो, तो उनके साथ घूमना, मस्ती करना, खाना पीना, खाने पीने में, मस्ती करने में कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। तो वो तो उस परिवेश में पली बढ़ी है, वो उस परिवेश से धीरे धीरे कटती चली गई, इसलिए दोस्त भी अलग होते चले गए। इसीलिए कहती है कि वो मेरी दुनिया जो थी वो अब मेरी दुनिया नहीं रही है, मैंने अपनी दुनिया को खो दिया है, भले ही मैं तुम्हारी दुनिया को नहीं अपना पाई, यानी तुम मेरे अपने नहीं हो पाए। और ये अपना हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो पूरी तरह से काट छांट के उसको एक कठपुतली बनाना चाहता है, और कठपुतली वो बनने को तैयार नहीं है। उसकी शिक्षा उस तरह से नहीं हुई है, उसके संस्कार वैसे नहीं है। सातू इस बार बड़ा ढेला खींचकर मारता है। एक बार भौं भौं करके कुत्ता एकदम शांत हो जाता है, मानो मर गया हो। सातू हाथ झाड़ते झाड़ते भीतर आता है। अब ये क्योंकि इसको तो भुलवा की ही याद आती है बार बार, इसको लगता है शमशान में भुलवा ही है, जबकि भुलवा पहले भी मर चुका है। अब ये दूसरे कुत्ते को भी इतना मार के आया है। ये निशंसता, ये बर्बरता, ये वो कुत्ता इसको नुकसान क्या दे रहा था भौंक कर, ये बताइए। उसके भौंकने से इसको नुकसान क्या था? कोई नुकसान हो रहा था? उसने किसी को काटा था? उसने किसी को परेशान किया था? नहीं ना। नहीं। भाई, तुम्हारा अतीत तुम्हारे भीतर है, कुत्ते के वर्तमान से उसका प्रतिशोध क्यों ले रहे हो? जब कोई एक बिल्कुल निरीह प्राणी को ये छोड़ने के योग्य नहीं समझते, क्यों? क्योंकि इनके भीतर इतनी हिंसा, इतनी बर्बरता भरी हुई है कि ये उसको भी अपने अनुकूल चाहते हैं। वो शमशान में आके ना भोगे, क्योंकि शमशान में कुत्ते के साथ इसका एक प्रसंग जुड़ा है। बस इतनी सी बात की सजा उसको दे रहा है, और इसको कोई कंपन नहीं हो रहा। पहली बार इसका हाथ कांपा था, लेकिन अब उसका हाथ झाड़ देता है, बिल्कुल कांपा भी नहीं, मार के आ गया उसको। लक्ष्मी, हम पढ़े लिखे थोड़े ही हैं बाबूजी। सातू धीरे धीरे, कार्तिक बाबू आपका मोची ही मजे में रहा। कार्तिक, अच्छा, सो कैसे? सातू, उसे कुछ मिला नहीं तो आराम से कुछ मिलने की आशा में ही उसने सारा जीवन काट दिया। सबको ऐसा कहाँ नसीब होता है। हमें कोई चीज़ हाथ लगी नहीं कि गोलमाल शुरू हुआ। हम में से कोई भी चीज़ को ठीक से रखना तो जानता नहीं।
जैसे बच्चे मिट्टी के खिलौने को तुरंत तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, वैसे ही हम भी पल भर में हाथ लगी चीज को चूर चूर कर डालते हैं और फिर भैं भैं करके रोने बैठ जाते हैं। इस बीच लड़की देखो कितनी बेशकीमती चीज बता रहा है, फिर भी सब कुछ समझते हुए भी चीज बता रहा है। सत्य कहने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सत्य कहने की शक्ति उसी में होती है जिसने सत्य को जिया होता है, जिसने सत्य को आत्मसात किया होता है। इन्होंने आत्मसात ही नहीं किया, खाली उपभोग किया और छोड़ दिया, उसको कोई स्तर नहीं दिया, उसको अपना आधार नहीं दिया, है ना। इसलिए आधा अधूरा प्रेम किया और उसको अपनी सुविधा के हिसाब से भोगा, और अपनी सुविधा समाप्त करने के दृष्टि से नहीं बल्कि अपमान और अपयश की दृष्टि से इन्होंने उसको छोड़ दिया कि कुछ और मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा। जीवन है, मिलते ही रहते हैं लोग। उपभोग की वस्तुओं की कमी नहीं है तो फिर लड़कियों की कमी कैसे होगी उस समाज में जहाँ लड़कियों को भी एक उपभोग का साधन माना जाता हो। तो ये ठेकेदार तथा कथित ये ठेकेदारी पितृसत्तात्मक समाज की भी है। ये ठेकेदार उस सोच का भी ठेकेदार है जो सोच पूर्णतया उपभोक्तावादी है, जहाँ स्त्री तो वस्तु है लेकिन पुरुष श्रेष्ठ है, सब कुकर्म करके भी श्रेष्ठ है। वो कितना विनय करती है लक्ष्मी कि हमें अपने पास रख लो, लेकिन ये नहीं रखता और अपने दोस्त के घर में भेज देता है। उसका दोस्त अपना फ़ायदा देखता है, वो अपने से बड़े ठेकेदार को दे देता है। फिर वो लड़की वही नर्क में चली जाती है ना, फिर वो मर जाती है। तब ये आखिरी समय में पहुंचता है, और आखिरी समय में पहुंच के क्या होना है, वही फिर तो पश्चाताप मनुष्य के हाथ लगता है। लेकिन पश्चाताप भी इसके मन में नहीं है, इसकी मस्ती में कोई कमी नहीं है। वो तो आज शमशान में बैठे हैं तो इसको अपनी कहानी कुत्ते के भौंकने से याद आ रही है बार बार कि ऐसा मैंने भी किया। शशि, शशि, मेरा नशा अब जोर कर रहा है। कार्तिक, अच्छा, पर इस सत्य का पता कैसे चला? शशि, लड़की के लिए मन में दुख हो रहा है। यानी नशे में जाके लड़की के लिए दुख हो रहा है, वास्तविकता में नहीं। और ये भी शशि को, क्योंकि शशि भावात्मक है। अगर भावात्मक ना होता तो ना तो उसने मालती को छोड़ा होता और ना ही उसने विवाह करने के बाद अपनी पत्नी को इतनी सहजता से छोड़ दिया होता। लड़की, दुख, मैं मर गई हूँ इसलिए खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कार्तिक, लड़की के लिए मरना जीना सब एक सा हो गया है, क्या फर्क पड़ता है? ये समाज का सत्य है। जीती तो भी उसको दुख और लांछन ही झेलने थे, है ना। तो मर गई है तो भी उसके किस्मत में ये चिता की आग ही है, ये तो देह जल रहा है। उसकी आत्मा को तो तृप्त नहीं कर सका ये समाज, उसकी आत्मा तो अतृप्त ही रही। खड़ा होकर अंगड़ाई लेता है तारा माँ। शशि, लड़की जिंदा नहीं रहना चाहती थी। लड़की, तुम ही बोलो, क्या लाभ था, क्या लाभ था कार्तिक जिंदा रहने से? क्या लाभ था जब कोई प्रेम ही नहीं करता, जब कहीं प्रेम ही नहीं है जीवन में। और ये बेटा आधुनिक मानव की चेतना है ये लड़की, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है। आपके जीवन में व्यावसायिकता है, आपके जीवन में तीव्रता है, गत्यात्मकता है, रफ्तार है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अनंत काम आपको करने हैं। लेकिन प्रेम की छांव नहीं है कि जहाँ शांति से आप बैठ सकें, जहाँ आप मनुष्य हो सकें। आप मनुष्य नहीं बल्कि व्यक्ति होकर, उपभोक्तावादी होकर सब कुछ जीवन का रस निचोड़ के अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं। और निचोड़ने से तो रस कभी मिलता नहीं। रस तो जीवन को जीकर शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक आस्वाद किया जाता है, आस्वाद लिया जाता है रस का। तो वो रसज्ञता आज के मनुष्य में नहीं है। आज का मनुष्य इस आधुनिकता के यांत्रिक जीवन में रेगिस्तान की तरह भाग रहा है, और जहाँ लगता है कि आगे पानी है लेकिन कहीं पानी नहीं है, वो प्यासा का प्यासा ही रहता है। और अनंत उसकी दौड़ है, अनंत उसकी दौड़ है, कहीं भी ठहराव और छांव उसे नहीं मिलती, क्योंकि लगता है कि वहाँ पेड़ है, आगे मृग मरीचिका उसको दिखती है, लेकिन कहीं भी ना पानी होता है ना दरख्त होते हैं। वो ऐसे ही भागता रहता है और अंततः उसी रेत में जल के वो समाप्त हो जाता है। तो ये यांत्रिक जीवन की जलन भी है, यांत्रिक जीवन की प्रक्रिया भी है, जो इस लड़की के माध्यम से इस पूरे
पगला घोड़ा के टेक्स्ट में, प्रदर्शनों में अभिव्यक्त हुई है। लड़की, क्या होता? तुम क्या मुझे मालती बना सकते, या मिली या लक्ष्मी? एकदम फालतू बात। उससे तो जो हुआ वही अच्छा। वहां जल रही है ना, जले, जितनी मर्जी आए जले। कार्तिक, मान लो मेरी उस कहानी के मोची की तरह कोई उसके खाली मन को भी भर देता, कोई भी बूढ़ा, काना, लंगड़ा, लूला, कोई भी यदि उसके मन को भर देता बहुत दिनों तक, सालों तक। लड़की, हाँ, मरती, मालती की तरह, मिली और लक्ष्मी की तरह, पर तब मरने की कोई सार्थकता होती? जिंदगी में कुछ पाकर मरती। कार्तिक, क्या पता, शायद वही होता। सब प्रश्नों का उत्तर यदि आदमी के पास होता तो। शशि हंसकर, आदमी आदमी ना होता। क्या होता? आदमी आदमी ना होता तो खुदा होता। जब न था कुछ तो खुदा था, जब न होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। जो गालिब ने कहा है वही बात ये भी कह रहा है। तब आदमी आदमी नहीं होता तो खुदा होता। लड़की, पगला घोड़ा, तुमने वैसा क्यों नहीं किया? क्यों मैं किसी का मन भर न सकी? क्यों कोई और मेरा मन न भर सका? तुमने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? तुम्हारी आंखों पर पर्दा क्यों पड़ा रहता है? क्यों बोलो? हिमाद्री लौटता है, उसके पीछे सातू है। सातू आते ही अपना गिलास खाली करता है। हिमाद्री ससीदा अब करीब करीब जल चुकी है। लड़की, मरे से स्वर में, जल चुकी, एकदम शेष हो गई, एकदम शेष हो। लड़की अंधकार में खो जाती। कार्तिक, बोतल उठाकर, हाँ, बोतल भी शेष हो चली। सस उठकर, चलिए चला जाए। कार्तिक बोतल दिखलाते हुए, सातू बाबू। सातू, नहीं, अब और नहीं। कार्तिक, शशि बाबू। शशि, ना। कार्तिक, हिमाद्री। हिमाद्री, नहीं, चलिए चलें। ये तीनों कोने से गमछे उठाकर कमर में बांधते हैं। कार्तिक, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसे शेष करके आता हूँ, देर नहीं लगेगी। शशि हंसकर, कार्तिक बाबू शेष किए बिना और शेष देखे बिना हिलते नहीं। चलिए शशि बाबू, चलिए सातू बाबू। तीनों का प्रस्थान। कार्तिक हाथ का गिलास एक घूंट में खत्म करता है। बोतल में कितनी बची है इसे अच्छी तरह देखता है। उठकर सुराही से थोड़ा पानी गिलास में ढालता है। गिलास उठाकर देखता है, मानो नाप कर भर रहा हो। थोड़ा सा और पानी ढालता है। खड़े होकर बड़ी सावधानी से थोड़ा सा फेंकता है। फिर बोतल की सब विस्की गिलास में ढालता है। लड़की पर रोशनी पड़ती है। वह बैठी कार्तिक को देख रही है। लड़की, यह क्या कर रहे हो? कार्तिक बड़ी सावधानी से टेंट से पुड़िया निकालकर उसमें का सफ़ेद पाउडर गिलास में डालता है। उसका हर काम जैसे पहले से निश्चित किया हुआ हो। यह क्या, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कार्तिक सामने की ओर। ये इसके मन में उठ रहा है द्वंद्व कि मैं तो ये उपदेश देता रहा कि लड़की के लिए भी सोचता रहा कि जिंदा रहने पे सब संभव है, जीवन हो तो सब कुछ हो सकता है, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ये अंतर द्वंद्व है जो लड़की के माध्यम से बादल सरकार दिखा रहे हैं। कार्तिक, कंपाउंडर शेष किए बिना और शेष देखे बिना नहीं हिलता। क्यों? सब शेष हो चुका है शशि बाबू, लीजिए इस बार सब शेष। लड़की, क्या कह रहे हो तुम? कार्तिक, 7 साल तक मोची अपने अंतर को भरे रहा। 7 साल तक। कार्तिक कंपाउंडर, 7 साल प्रतीक्षा करने के बाद तुमने 7 दिन समय मांगा था, वो अभी नहीं मिला। लड़की चौंक कर खड़ी हो जाती है। लड़की, क्या कहा? कार्तिक, जाने दो, अंत देख लिया, अब और कुछ देखने को नहीं रहा, खेल खत्म। लड़की, तुम 7 साल तक मुझे, मेरे लिए? कार्तिक अत्यंत शांत भाव से गिलास उठाते हुए, तारा तारा माँ, चीयर्स। लड़की चित्कार करके, ना। कार्तिक गिलास को मुंह तक लाकर अचानक रुक जाता है। गर्दन टेढ़ी करके जैसे कुछ सुनने की कोशिश करता है, न जाने क्या सोचता है। चित्कार करके, मुझे चिता पर से उतार लाओ, अभी भी जलकर राख नहीं हुई हूँ, अभी भी जल रही हूँ, उतार लाओ। पगला घोड़ा, मुझे लौटा लाओ, मुझे उतार लाओ। पगला घोड़ा। लड़की अंधकार में डूबी जा रही है। पगला घोड़ा, पगला घोड़ा। लड़की अंधकार में खो जाती है। केवल उसके चित्कार की हल्की सी ध्वनि पगला घोड़ा गूंजती रहती है। मुंह के पास गिलास रखे कार्तिक जैसे कुछ सुनता रहता है। कार्तिक धीरे धीरे, जिंदा रहने पर सब संभव हो सकता है। 7 दिन समय नहीं दिया, केवल 7 दिन चाहा था। मैं भी क्या, तब क्या अभी शेष नहीं हुआ है? जिंदा रहने पर सब कुछ संभव हो सकता है। कोई उत्तर नहीं देता। कार्तिक धीरे धीरे गर्दन घुमाकर इधर उधर देखता है, मानो कुछ खोज रहा हो। बाकी शरीर अभी भी स्थिर है। उसके बाद गिलास को देखता है, एक लंबी सांस खींचता है,
तारा तारा माँ। धीरे धीरे गिलास का पानी जमीन पर गिरने लगता है। धीरे धीरे पर्दा बंद होता है। कार्तिक तब भी पानी ढालता ही रहता है। देखो, ये पानी प्रवाह का प्रतीक है कि जीवन तो चलेगा, हर सूरत में चलेगा, और इसने इसीलिए जहर मिले पानी को प्रवाहित कर दिया, विसर्जित कर दिया। इसने उसको पान नहीं किया उसका, है ना। तो जीवन होने पर सब संभव है, लेकिन वो लड़की की चीत्कार इसके मन में रही, पगला घोड़ा पगला घोड़ा पगला घोड़ा, यानी प्रेम प्रेम प्रेम। हम प्रेम को भिखारी की तरह मांगते जाते हैं, एक दूसरे से मांगते हैं, एक दूसरे को वास्ता देते हैं, एक दूसरे को कस्में खिलाते हैं, वादे इरादे करते हैं, यानी प्रेम की भिखारी बने रहते हैं। लेकिन हम क्या नहीं करते, हम प्रेम स्वयं नहीं देते, है ना। जैसा प्रसाद ने कहा ना, पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही है सब, तू क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। प्यार तो मिलता नहीं है, प्यार तो सिर्फ दिया जाता है ना, अपनी ओर से दिया जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी प्राणों में है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारी आकांक्षाओं, इच्छाओं और अभिलाषाओं में प्रेम है, इसलिए तुम्हें देना है। लेकिन हम पाने की कोशिश करते हैं। ये वर्तमान मानव के जीवन का रूखा सूखा जीवन, जो यांत्रिक है, बहुत तेज़ गति में है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से चाप लिया गया है और उसकी चकाचौंध में, ग्लैमर की चकाचौंध में डूबा हुआ है, उसके हाथ में राख ही लगती है। और ये एक मुट्ठी राख वो गौरवान्वित राख भी नहीं है जो जायसी के प्रेम करने वाली पद्मावती के राख को उठाकर कहता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। वो एक मुट्ठी राख वैसी भी नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसी राख है जो चिता की राख है, जहाँ सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। अगर हम प्रेम करें और प्रेम दें तो संभव है कि जीवन फिर से फूल की तरह खिले, सृजन हो जीवन का, जीवन बढ़े, सुगंध फैले जीवन की। और ये जो वातावरण है, ये जो हवा है जो हमें प्रदूषित लगती है, ये संभवतः हमें सुखद सुखकर समीरन की तरह आभासित हो। बादल सरकार ने अपनी मातृभाषा की शक्ति को पहचाना था, अपनी मातृभूमि की मिट्टी के सामर्थ्य को जाना था और अपनी माँ की शक्ति को आत्मसात किया था। इसीलिए बादल सरकार इतना सशक्त नाटक दे सके। उनके जो दूसरे नाटक हैं, बाकी इतिहास एवं इंद्रजीत और सकीना बुआ, ये तमाम नाटक अपने परिवेश के, अपनी मिट्टी के नाटक हैं, लेकिन इनमें एक वैश्विक ग्लोबल परिवेश भी हमें दृष्टिगत होता है, जिसे हमें समझना चाहिए दोनों अर्थों में। भारतीय अर्थ में भी, जहां हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे हैं, उसमें भी, और पश्चिमी अर्थ में भी, जहां जीवन को ही सर्वोत्तम माना जाता है कि एक ही जीवन होता है। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म की परिकल्पना है ना, लेकिन वहाँ वो परिकल्पना नहीं है, इसलिए जीवन एक ही माना जाता है। उस जीवन के एक होने के कारण भी वो अनमोल है, और हमारे यहाँ जीवन जीने की ललक के कारण भी वो जीवन अनमोल है, जीवन अनुपम है, अद्वितीय है, उसका सत्कार होना ही चाहिए। ये सभी जितने भी शिक्षित प्रशिक्षित भद्र पुरुष हैं, जो बहुत ही निर्णयात्मक प्रेम नहीं करते, मिन मिन प्रेम करते हैं ना, जब निर्णय लेने की बारी आती है, जब निर्णयात्मक घड़ियां होती हैं, जब सहारा देने की बात आती है, तो ये सारे पात्र दुम दबाकर भाग जाते हैं, मैदान छोड़ जाते हैं। वहाँ मरती कौन है, जूझती कौन है? स्त्रियां। बादल बाबू मिट्टी की जो शक्ति है, कहते हैं ना, उस शक्ति को पहचानते हुए ही वो कहते हैं मिष्टी प्रेमेर गल्प, है ना, कि ये एक मीठी प्रेम कहानी है। लेकिन मीठी प्रेम कहानी तो ये हमें नहीं लगती ना। मीठी प्रेम कहानी का तो हम सुखद अंत देखना चाहते हैं, उसकी उपलब्धता देखना चाहते हैं प्रेम के रूप में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर लैला मिल गई होती मजनू को, तो मजनू और लैला का किस्सा आज की पीढ़ी भी ना पढ़ रही होती। प्रेम जब अलग हो जाता है, प्रेम जब नहीं मिल पाता, प्रेमास्पद से एक रूप नहीं हो पाता, जितनी भी विश्व भर की प्रेम कहानियां हैं आप देख लीजिए,
चाहे जूलियट सीजर हो, चाहे हीर रांझा हो, चाहे श्री फरहाद हो, है ना, कोई नहीं मिल पाता। और सब कहानियों की एक और विशेषता है, विशेषता ये है कि दाव पर सब कुछ स्त्रियां ही लगाती हैं। चेनाब में डूबकर मिलने के लिए कौन जाता है? स्त्री ही जाती है ना। तो ये जो प्रेम सुंदर लगता है सुनने में, देखने में, होने में बड़ा कठिन होता है। इसलिए तो कार्तिक कहता है कि जो अच्छा लगता हो वो हो भी, ऐसा नहीं होता। जब कोई बहुत अच्छी प्रेम कहानी आती है फिल्म पर, सिनेमा पर, तो बड़ी सुपर डुपर हिट हो जाती है। लेकिन आप अपने जीवन में कितना प्रेम निभा पाते हैं, कितना प्रेम दे पाते हैं, कितना प्रेम में समर्पित हो पाते हैं, ये तमाम प्रश्न ही बने रहेंगे जब तक कि हम इनसे जूझेंगे नहीं, इनको सोचेंगे नहीं, इनको आत्मसात नहीं करेंगे। जब देने की बारी आती है, अपने आप को बाजी पे लगाने की बारी आती है, तो हमारे सामने, पुरुषों के सामने प्रायः कभी कभी परिवार आ जाता है, कुल मर्यादा आ जाती है ना, समाज आ जाता है। तो उन सब के बहाने हम स्त्रियों को मझधार में छोड़कर एक तरफ हो लेते हैं। लेकिन स्त्री जो है वो एक बार अगर प्रेम करती है तो वो अपने आत्यांतिक संकटों के बावजूद, जीवन तक के संकट के बावजूद, उस प्रेम को, अगर वो सत्य है, तो निभाने की कोशिश करती है। और हमें इस प्रेम को समझना पड़ेगा और संतुलन एक जीवन में पैदा करना पड़ेगा, जिस संतुलन को आज की शिक्षित महिला को भी समझना पड़ेगा कि सब कुछ भाव सत्ता से संचालित तो हो सकता है, लेकिन भाव सत्ता के आधार पर सब कुछ जिया नहीं जा सकता। जीवन में एक अनुशासन अनिवार्य है और वो अनुशासन तभी आएगा जब हम अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी भावात्मक शक्ति का समन्वय कर सकेंगे। अन्यथा बहुत समझदार, चालाक और यहाँ तक कि मक्कार बन के पितृसत्तात्मक सोच हमेशा भावुक, कमज़ोर स्त्री सोच को हराती रहेगी, परास्त करती रहेगी और उसका सर्वस्व दांव पर लगाती रहेगी। तो ये नाटक आपकी उम्र के युवाओं को, आपकी उम्र की युवतियों को सोचने की एक प्रेरणा देता है। और सब कुछ के बावजूद जीवन जीवन है, जीवन को जीकर ही जाना जाता है, जीवन को भोगकर ही समझा जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें देखना भी चाहिए कि हमारे यहाँ मीरा की कहानी रही है, राधा की कहानी रही है, आज भी हम उनको कहते और सुनते सुनाते हैं, है ना। तो मीरा ने तो कहा था कि सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। तो किस विधि मिलना हो तो यानी सूली पर ही चढ़ना पड़ेगा, और सूली पर अपने आप को मीरा ने चढ़ाया। लेकिन हमें उदाहरण नहीं मिलता पुरुषों का जिन्होंने अपने आप को अपने प्रेमास्पद स्त्री स्वरूप से मिलने के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ाया हो। इसलिए दोनों सत्ताओं का समन्वय इस समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता का अनुभव करते हुए पगला घोड़ा यानी प्रेम के स्वरूप को भी विकृत किए बगैर हमें सुसंस्कृत करना पड़ेगा। यानी उसमें समन्वय, सामंजस्य, संतुलन भरना होगा, तभी हम अपने समाज को एक सही सृजनात्मक, रचनात्मक स्वरूप दे सकेंगे और हमारे समाज में स्त्री पुरुष दोनों बराबर की भूमिका में श्रेष्ठता को अर्जित कर सकेंगे। आचार्य कोई जी, प्रश्न? हाँ, मेरी एक जिज्ञासा है हाँ, कि यदि हम भारतीय संस्कृति को देखें तो यहाँ पर लगभग 50 साल के उम्र के बाद वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत मानी जाती है, और यहाँ पर हम इस नाटक में देखते हैं कि 50 साल के उम्र के बाद के भी जो पात्र हैं उनमें इस तरह के स्त्रियों के प्रति जिस तरह के भाव देखने को मिलते हैं, इससे हम अपनी मूल संस्कृति से और वर्तमान में जो नाटक के पात्र के की जो मनोदशा है, इसमें जो इतना व्यापक परिवर्तन देखते हैं, तो ये परिवर्तन का क्या कारण माना जा सकता है? ये उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, जिसको हम तथाकथित आधुनिकतावाद कहते हैं। यहाँ सब कुछ उपभोग के लिए बना दिया गया। यहाँ केंद्र में प्रेम नहीं है, केंद्र में पैसा है ना, पैसा है। तो प्रेम भी प्रोडक्ट हो गया है। इसलिए आपकी
कल्चर में जो पॉपुलर कल्चर हो सकता था, जो तत्व पॉपुलर कल्चर के रूप में इस्तेमाल हो सकते थे, वो तत्व आपको घर घर में मिल जाते हैं। वो विज्ञापन में है, वो तत्व आपके रसोई में है, आपके ड्राइंग रूम में है ना, आपके बेडरूम में है। और जो नहीं बन सकते थे उपभोक्तावादी, वो खत्म हो गए लोक में। हमने लोक संस्कृति का भी तो अपसंस्कृतिकरण किया है ना अपनी संस्कृति के साथ साथ। अब भारतीय चिंतना की बात तो आप सोच रहे हैं, इतिहास के रूप में वो इतिहास का एक पड़ाव था। आज कितने लोग हैं जो 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि अपने बच्चों को आपने ताला कुंजी दे दी, घर की सब कुछ सौंप दिया और अपने आप को धीरे धीरे समाज के लिए लगाना आपने शुरू कर दिया। कितने लोग हैं? कभी आप किसी से बात कीजिएगा कि थोड़ी समाज सेवा कर ले, तो भी वो कहेगा अरे अभी मैं बूढ़ा थोड़ी हुआ हूँ। ईश्वर का नाम ले लो तो कहेगा नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत दायित्व है मुझ पर। हर व्यस्त है आदमी, क्योंकि अभी उसकी संग्रह से तृप्ति नहीं हुई है। हम संचय की संस्कृति में हैं, हम वस्तुओं की संस्कृति में हैं, हम इसलिए ऐसी संस्कृति में है जहाँ मनुष्य केंद्र में नहीं है। मनुष्य नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। हमने मनुष्य को व्यक्ति बना दिया है और व्यक्ति को बुभुक्षु बना दिया है। पशु से भी अधिक भयावह, जिसकी तृप्ति नहीं होती। पशु को तो आहार मिल जाता है, शेर अगर तृप्त है तो आप आराम से शेर के पास बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मनुष्य को अगर धन का अंबार भी मिल जाए तो भी और धन चाहिए। आप देखते ना जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, कैसी भूख है उनकी। पब्लिक सेक्टर भारत में ही नहीं अब जा रहा सिर्फ कुछ उद्योगों को या हाथ में, बल्कि विश्व भर में आपने देखा कि रशिया में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ है ना, उस विघटन से आपने देखा 90 के बाद की जो संस्कृति आई वो घोर उपभोक्तावादी संस्कृति है, जहाँ सत्ताएं बनती भी पैसे से है, बिगड़ती भी पैसे से है, जहाँ सत्ता का हर स्वरूप पैसे पर आधारित है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर वानप्रस्थ की बात करना, संन्यास की बात करना या उस मानवीय बोध की बात करना बेमानी हो जाता है। इसलिए तो आधुनिक मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है, वो भूखा है प्रेम का, लेकिन फिर भी वो प्रेम नहीं देना चाहता, प्रेम पाना चाहता है। उसे खजाने की तरह प्रेम मिल जाए, कोई उसे प्रेम कर ले, पर वो किसी को प्रेम कर ले और वो भी निष्प्रिय रूप में हो नहीं सकता। जब जीवन के मूल्य बदलते हैं तब जीवन की स्थितियां बदल जाती हैं। ये सृष्टि तो अपने आरंभ से लेकर आज तक ऐसी ही थी, ऐसी ही है। जो कहते हैं ना कि पुराना ज़माना बहुत अच्छा था, वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता। हर ज़माने में चीज़ें बदलती हैं, विकृत होती हैं, धीरे धीरे कुछ ज़्यादा चीज़ें विकृत होती चली जाती हैं। तो हर एक पीढ़ी को, बड़ी पीढ़ी को नई पीढ़ी का ज़माना ख़राब लगता है, लेकिन ख़राब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें जीना इसी ज़माने में है और इसी ज़माने में जीना है तो इसी ज़माने को हमें सही करना है। और सही करने की शुरुआत हम दूसरों को बदल कर करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। सही करने की शुरुआत हमें स्वयं को बदल कर करनी पड़ेगी। जब हम अपने आप को बदलने की तैयारी में होंगे तभी आप देखेंगे चीज़ें बदलती हैं। ठीक है। तो मुझे विश्वास है आप सभी ने इस नाटक को बहुत एंजॉय किया होगा और रंग शिल्प की दृष्टि से, भारतीय रंग चिंतन में वर्जनाओं की दृष्टि से, इसके रंग परिकल्पना को लेके हमें लगता है कि जैसे एक ही दृश्य बंद है, तो ये यथार्थवादी रंग शिल्प का उदाहरण भी कहा जा सकता है। लेकिन ये एक दृश्य बंद आप देखेंगे हमारे लोक नाट्यों में हमेशा हमेशा एक दृश्य बंद होता था, क्योंकि गांव में बनाया जाता था ना, जैसे बुग्गियाँ जोड़कर या बैलगाड़ियों को जोड़कर एक मंच बनाया जाता था, वो एक ही दृश्य बंद रहता था, सारा नाटक वहीं पर घटित होता था। तो इसमें ये लोक चेतना की दृष्टि से भी आप देखिए, इसको बंगाली लोक नाट्यों की दृष्टि से भी देखिए, भारतीय लोक रंग चेतना की दृष्टि से भी इसको परखिए। ये नाटक अद्भुत है और ये नाटक क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकता और हमारी मूलभूत चेतना दोनों को एड्रेस करता है, इसलिए पगला घोड़ा बादल सरकार का बड़ा नाटक है।